आज हम पढ़ेंगे बार मैग्नेट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, हमने बार मैग्नेट अभी तक पढ़ा, उसका बार मैग्नेट कैसे एज ए मैग्नेटिक डाइपोल होती है, उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, तो आज हम उसी मैग्नेटिक डाइपोल को मींस उसी शॉर्ट बार मैग्नेट को, देखिए शॉर्ट बार मैग्नेट ही कैसे बिहेव करेगी एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करेगी। ठीक है, आज हम उसी मैग्नेटिक डाइपोल को कहाँ रख रहे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। देखते हैं उसके साथ क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। लेट वी हैव ए यूनिफॉर्म magnetic field. Okay, uniform magnetic field like this. ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक डाइपोल लिया हमने और उस डाइपोल को हमने इस मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस तरह से रख दिया। ओके, ये इसका नॉर्थ पोल, ठीक है, जिसकी पोल स्ट्रेंथ होगी QM। ये इसका साउथ पोल जिसकी पोल स्ट्रेंथ होगी -QM। जो नॉर्थ पोल है वो बिहेव करता है जैसे एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, और साउथ पोल एज ए नेगेटिव चार्ज, लाइक ए नेगेटिव चार्ज बिहेव करता है। ठीक है, अगर हम इसका डाइपोल मोमेंट देखें तो वो इस डायरेक्शन में होगा, साउथ टू नॉर्थ। ये क्या है, उसका डाइपोल मोमेंट m है। ओके, अगर मैं कहूं कि जो डाइपोल मोमेंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में एक एंगल बना हुआ है थीटा। जो डाइपोल मोमेंट m है उसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बनाया है, एक एंगल बनाया है, और ये एंगल क्या है, थीटा एंगल है। अच्छा, ये जो नॉर्थ पोल है इसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा और ये फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, जो नॉर्थ पोल होता है उसके ऊपर फोर्स अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लगता है। नॉर्थ पोल पे जो फोर्स होता है मैग्नेटिक, वो किधर लगता है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, F। कितना होगा, क्या तो उसकी पोल स्ट्रेंथ है और कितना वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे कितना चार्ज होता था और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, उसी तरह उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता था। ठीक है, तो यहाँ मैग्नेटिक लग जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। ओके, और साउथ पोल पे जो फोर्स लगता है वो अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड लगता है, और ये हो जाएगा QMB। चाहे तो हम माइनस लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स उस फोर्स के अपोजिट है। बट देखें कि मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। QM पोलैरिटी में अलग हैं बट मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, और फील्ड तो कांस्टेंट है ही हर पॉइंट में, राइट। अब हमें क्या करना है, देखना है कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल। ओके, वो जो नेट फोर्स लगेगा ना, वो देखिए F उधर F इधर, तो जो डायरेक्शन है वो दोनों की क्या है, अपोजिट है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, इक्वल है। इसका मतलब है कि एक है QMB और एक है -QMB। ये मैंने माइनस लगाया है, ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लगाया है। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लिया ना मैंने, एक तरह से दोनों का वेक्टर एडिशन कर दिया। वेक्टर एडिशन में दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, अपोजिट है तो, और मैग्नीट्यूड इक्वल हुआ तो क्या आ जाएगा,
0। कहने का मतलब ये है कि अगर नेट फोर्स देखा जाएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस डाइपोल पे या इस बार मैग्नेट पे, तो नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। ओके, अब देखिए ये जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं कुछ इस तरह से है। ये मान लीजिए हमारे पास ये डाइपोल है कोई डाइपोल, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इधर F, और एक फोर्स लग रहा है इधर F, और ये जो डिस्टेंस है ना ये वाली, देखो डाइपोल लेंथ जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको? डाइपोल लेंथ। वो कितनी है? 2L है। मींस ये लेंथ कितनी है हमारे पास? ये 2L है। ओके, अब वो सिचुएशन देखिए, क्या हमने थोड़ा टॉर्क के बारे में पढ़ा है पहले, तो क्या पढ़ा था कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस acting on two different line of action, acting on two different line of action। ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है और ये इसका लाइन ऑफ एक्शन। एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूसेस द टॉर्क। ये वाला इस एंड को इधर ले जाने की कोशिश करेगा, ये वाला इधर, तो ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट इसमें कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या है? 0। जब तक नेट फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसमें डिस्प्लेसमेंट भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या करेगा? फिर ये यहीं की यहीं रोटेट करेगा। दीज टू फोर्सेस मेक्स ए पेयर ऑफ फोर्सेस, और वी कैन से दैट कपल ऑफ फोर्सेस which rotate that dipole in the magnetic field। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे? देखिए ये एंगल कितना है? थीटा। ओके, यहां से देख लीजिए, इसी के लाइन के अलावा तो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड भी है ना हमारा। ये दीजिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भी है इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ भी है, इसी डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड हमारा बी। हर जगह उसका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो हमारे पास जो टॉर्क निकालने का मेथड होता है, देखिए क्या होता है। नाउ दीज टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, opposite in direction, and acting on different line of action, and acting on different line of actions produces torque, produces torque, and will rotate the dipole। ये जो दोनों फोर्सेस हैं जो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और डायरेक्शन में अपोजिट हैं, और साथ साथ इनमें क्या है कि इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है? अलग है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? इस टॉर्क, इस डाइपोल को रोटेट करेंगे, तो उस पर क्या लगेगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो हमें वो टॉर्क ही कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए यहीं पे देखते हैं इसको। टॉर्क क्या होता है हमारे पास? उसको हम टॉ से लिखते हैं, इस सिंबल टॉ से, जो होता है R परपेंडिकुलर इंटू F। R परपेंडिकुलर क्या है? मैं लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन
लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, जहां पे दो फोर्स मिलके एक कपल ऑफ फोर्स बना रहे हैं और उस वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये जो आर परपेंडिकुलर होता है क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, ठीक है। और एफ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किसी एक का, क्लियर। अब बात ये है कि जब ये रोटेट करे किसी टाइम पे इस थीटा एंगल पे है, तो क्या इनके बीच ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आर परपेंडिकुलर। तो ये आर परपेंडिकुलर कितनी होगी, ये 12 है तो ये 12 कॉस थीटा और ये 12 साइन थीटा, मीन्स ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, तो ये क्या आ जाएगी 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा, ओके। और f क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ये रहा QMB, मैग्नीट्यूड लेना हमें ओनली इसका, तो टाउ आ जाएगा, देखिए r परपेंडिकुलर है 2l साइन थीटा और ये आ जाएगा QMB। तो देखिए m क्या होता है, डाइपोल मोमेंट m क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ मतलब QM इंटू 2l, याद आया कुछ, QM इंटू 2l होता है पोल स्ट्रेंथ, तो QM इंटू 2l तो क्या हो जाएगा m, साथ में b और साइन थीटा, ये क्या लगेगा, ये टॉर्क लगेगा किस पे, डाइपोल पे, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, किस एंगल पे, किसी भी एंगल है थीटा पे ये रखा हुआ है, ठीक है। तो इतना इस पे टॉर्क लगेगा। अब बात करते हैं टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अगर टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। चलिए इसी की वेक्टर फॉर्म लिखते हैं हम, ठीक है, वेक्टर फॉर्म। इसकी जो वेक्टर फॉर्म होगी वो क्या होगी, देखिए m क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, b क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर हैं और साथ में साइन थीटा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं m क्रॉस b, b क्रॉस m नहीं लिखना, m क्रॉस b, राइट। तो हमारे पास ये क्या आ गया, इसकी वेक्टर फॉर्म आ गई है, ओके। तो ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है, देखिए अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर ही होता है, ठीक है, इसलिए टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ओके। अब हम बात करेंगे इसके डायरेक्शन की। देखिए m ये है हमारा, याद हो तो हमने m क्रॉस b क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं m क्रॉस b, कि m क्रॉस b की जो डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, टॉर्क की, ठीक। तो कौन सा रूल लगाएंगे, डायरेक्शन इज गिवन बाई राइट हैंड, पहले तो चलिए मैं इसमें ये बता देता हूँ, एक मिनट इसको रीराइट करते हैं कि ये जो डायरेक्शन है ना, एक तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन में m और b लाई करते हैं। एक बात तो ये क्लियर होनी चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट में कि torque is perpendicular to the plane containing m and b। सबसे पहला तो
कि जो टॉर्क है वो किसके परपेंडिकुलर होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिस प्लेन में एम और बी दोनों लाई कर रहे हैं। ओके, अब देखिए एम किस प्लेन में है, बोर्ड प्लेन में, बी किस में है, बोर्ड प्लेन में। एम और बी दोनों इस बोर्ड प्लेन में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो टॉर्क है वो इस के परपेंडिकुलर या तो इनवर्ड या आउटवर्ड होना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा हमें, देखिए परपेंडिकुलर तो होगा, क्यों होगा, क्योंकि एम और बी दोनों बोर्ड प्लेन में है, तो ये, लेकिन ये इनवर्ड परपेंडिकुलर, आउटवर्ड परपेंडिकुलर या इनवर्ड परपेंडिकुलर, दो केस होते हैं, ठीक है। वो हमें कैसे पता चलेगा कि, लिखिए इधर इट इज इनवर्ड और आउटवर्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल भी होता है, एक ही तरह काम करते हैं दोनों, ठीक है। राइट हैंड स्क्रू रूल भी होता है। कैसे, देखिए हम पहले भी सीखे होंगे ये चीजें। एम क्रॉस बी, स्ट्रेच आवर फिंगर, देखिए हमें एम क्रॉस बी निकालना है ना, तो स्ट्रेच आवर फिंगर्स अलोंग एम सच दैट दीज कैन बी बेंड टुवर्ड्स बी। अगर मैंने ऐसे कर लिया होता तो ये इधर बेंड नहीं हो सकती थी, ये ऐसे बेंड नहीं हो सकती, ये ऐसे ही हो सकती हैं। तो हमने इसको इस तरह बेंड करना, इस तरह स्ट्रेच करना है इन फिंगर्स को एम के अलोंग कि बी की तरफ बेंड हो जाए। तो बी हमारा इधर है ना, तो एम क्रॉस बी मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड हमारे पास क्या आ गया, ये टॉर्क आ गया इस पर्टिकुलर केस में। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नेट फोर्स हमने पहले ही बता दिया था क्या रहेगा, 0 रहेगा, और टॉर्क ये हमने कैलकुलेट कर दिया एम क्रॉस बी। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल में आता था P क्रॉस B आता था, हमारे P क्रॉस E आता था। ओके, चलिए हमें अभी इसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें कुछ स्पेशल केस पढ़ते हैं। देखिए स्पेशल केस, कब टॉर्क मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें ना स्पेशल केसेस, ये इसमें पहला केस लेते हैं, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। ओके, इसका मतलब ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है और हमारा डाइपोल मोमेंट भी इधर ही होगा, ठीक है। मीन्स हमारा जो बार मैग्नेट है या मैग्नेटिक डाइपोल है वो अलोंग द फील्ड रखा जाएगा, साउथ ऐसे। ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, साउथ टू नॉर्थ। अब नॉर्थ पोल पे इधर फोर्स लगेगा, ठीक है, और इसके ऊपर किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो इसके ऊपर नेट फोर्स तो अभी भी क्या है, देखिए इस पे फोर्स उधर लगा, इस पे फोर्स इधर लगा, तो नेट फोर्स तो अभी भी क्या है, इस पे 0। और नेट फोर्स के बारे में तो हम पहले ही बता चुके हैं कि नेट फोर्स ऑलवेज 0 अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो। ओके, बट टॉर्क की सिचुएशन क्या होगी, देखिए टॉर्क में क्या हुआ कि इसके ऊपर फोर्स इधर लग गया और इस पे फोर्स इधर, इक्वल भी है अपोजिट भी है, बट एक जो कंडीशन इसमें होती है कि डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे होना जरूरी है। टॉर्क कब प्रोड्यूस करेगा, पेयर ऑफ फोर्स, एक पेयर ऑफ फोर्स टॉर्क तब प्रोड्यूस करेगा जब ये दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा। बट लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अभी सेम लाइन ऑफ एक्शन है,
ओके, ऐसे में हमारा टॉर्क देखिए क्या आएगा मैथमेटिकली, अब मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, एम बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 क्या होता है 0, तो ऐसे में टॉर्क 0 हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्लियर बात? इसका मतलब हमारे पास जब अलोंग द फील्ड डाइपोल मोमेंट हो तो ऐसे में, और इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ये होता है स्टेबल पोजीशन ऑफ डाइपोल, स्टेबल पोजीशन ऑफ डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जब टॉर्क 0 हो। अब चलते हैं नेक्स्ट केस पे, व्हेन, अच्छा एक और इसमें और रह गया, चलिए दूसरे में ही करते हैं। वैसे ना टॉर्क मिनिमम 180 पे भी होता है, बट हम उसको अलग से ही पढ़ लेते हैं, उसमें ना सिचुएशन अलग आएगी कुछ। देखिए इस तरह से क्या हो, इसको मैंने स्टेबल क्यों कहा, इसको भी समझ लीजिए कि जब हमारे पास ये जो डाइपोल है ना, देखिए अगर मान लो हमारे पास फील्ड इधर है और डाइपोल इधर है, ये डाइपोल है, ठीक है, तो इस केस में ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ, तो इस केस में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये क्या चाहेगा, इसको इधर रोटेट करवा के लाएगा इस तरह। ओके, अगर ये यहां से नीचे आ गया तो इसको ऊपर लाएगा, मींस अपने अलोंग रखना चाहता है, नॉर्थ पोल इधर और साउथ इधर, इस तरह से रखना चाहता है इसको। क्लियर? इसीलिए ये यहां ऐसे रखा हुआ, तो इसको क्या कह रहे हैं, स्टेबल फॉर्म। स्टेबल फॉर्म का मतलब ये होता है कि हम उसको उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करना चाहें, और हम उसको डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के वहां से उसको थोड़ा सा, देखिए ये ऐसे है, मैं इसको ऐसे घुमा भी दूं, लेकिन जैसे मेरा फोर्स हटाऊंगा, रिमूव करूंगा, ये वापिस यहीं आ जाएगा। इसका मतलब ये यहीं रहना चाहता है, स्टेबिलिटी पे है, ये यहीं चाहता है अपनी पोजीशन, ये यहीं रखना चाहता है, इसलिए ये स्टेबल पोजीशन है। अनस्टेबल क्या होती है कि वो वहां है तो इक्विलिब्रियम में, ये फिलहाल कौन सी है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। इक्विलिब्रियम एक स्टेबल होता है, एक अनस्टेबल होता है, और एक होता है न्यूट्रल, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है कि जहां वो है वहीं रहना चाहता है, और नेट, अच्छा पहली बात तो ये कि इक्विलिब्रियम की जब बात हो रही है ना, तो समझ लेना कि नेट फोर्स, नेट टॉर्क उस पे क्या है, 0 है। तो इस सिचुएशन में टॉर्क 0 आ गया, ठीक है, और नेट फोर्स भी क्या आ गया उसमें, 0। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क तो क्या है उसमें 0, राइट, बट वो जो पोजीशन उसकी फिलहाल है वो अनस्टेबल इसलिए है कि अगर उसको थोड़ा सा भी वहां से हिलाया गया तो वहां नहीं रुकेगा। फिर देखिए अगले केस में हम यही देखते हैं कैसे, कि व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, तो ऐसे केस में हमारे पास देखिए मैग्नेटिक फील्ड ये है मान लो, ठीक, और डाइपोल जो रखा हुआ है वो इस तरह रखा हुआ है कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, और डाइपोल मोमेंट इधर है। तो इस नॉर्थ पोल पे फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर एक तरह से, और इस पे किधर लग रहा होगा, इधर, ठीक है। तो अब ये यहां पे है इक्विलिब्रियम में, ये देखिए, क्योंकि देखिए नेट फोर्स क्या हुआ, एक फोर्स उधर लगा एक इधर लगा, दोनों क्या हो गए, इक्वल एंड अपोजिट हो गए, तो नेट फोर्स क्या आ गया, 0 आ गया, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, देखिए दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, इसका मतलब टॉर्क भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो नेट टॉर्क भी 0 है, नेट फोर्स भी 0 है। तो इस, और बट ये जो इक्विलिब्रियम है ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा भी हमने इसको ऐसे थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दिया इस पोजीशन से, उसके बाद ये यहां नहीं रुकेगा, ये घूम के यहां आ जाएगा, नॉर्थ पोल यहां और साउथ पोल यहां। उस केस में क्या होता, हमने इस पोजीशन से इसको हिलाना चाहा और छोड़ते ही वापिस आ गया,
जहां था। इस केस में क्या है, हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। पहले तो ये इनिशियली दोनों सेम है, ना तो नेट टॉर्क लग रहा है ना नेट फोर्स लग रहा है, इसलिए इक्विलिब्रियम है। बट एक स्टेबल एक अनस्टेबल। स्टेबल वो था कि हमने उसको डिस्प्लेस करना चाहा वहां से, मतलब रोटेट करना चाहा, तो क्या हुआ, ये वापिस जहां था वहीं आ गया। ये क्या कर रहा है, हमने इसको थोड़ा सा हिलाया इसकी पोजीशन से, तो ये जहां है वहीं नहीं आएगा वापिस, ये रोटेट करके इसके तरह हो जाएगा। ये जो नॉर्थ पोल इधर है ना, ये इधर वाली साइड आ जाएगा। इसलिए इसका मतलब ये है कि ये वहां रहना ही नहीं चाहता था, तो इसकी जो सिचुएशन थी वो अनस्टेबल थी, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब नेट टॉर्क फोर्स जीरो। और वैसे भी देखिए मैथमेटिकली एम बी साइन 180, साइन 180 क्या होता है, जीरो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। दोनों ही सिचुएशन में देखिए टॉर्क क्या है, जीरो है, और नेट फोर्स ऑलवेज जीरो। ओके, दो हो गया। उसके बाद एक केस और है कि व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री, ठीक है, इसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो देखिए कि जो टॉर्क है, ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये मान लो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है B, और जो डाइपोल है ना वो इस तरह से रखा हुआ है, मीन्स ऐसे, ये हमारा डाइपोल, मीन्स डाइपोल मोमेंट इसका ऊपर की तरफ है, तो ये साउथ ये नॉर्थ, वो ऐसे रखा हुआ है, सिचुएशन वो है उसकी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, एम बी साइन 90, और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो ये जो टॉर्क है वो मैक्सिमम आ जाएगा, एम बी आ जाएगा। Got it? टॉर्क मैक्सिमम, और इसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, देयर इज नो इक्विलिब्रियम। ओके, इसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स तो यहाँ भी जीरो है, तीनों ही केसेस में नेट फोर्स तो जीरो ही है, बट यहाँ पे इस केस में, पिछले वाले दोनों में टॉर्क भी जीरो था, लेकिन यहाँ पे टॉर्क जीरो नहीं है, इसलिए ये इसे किसी तरह के इक्विलिब्रियम में ये नहीं है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि ये तो हमने पढ़ा टॉर्क और फोर्स के बारे में, जब डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एनर्जी stored in a dipole when rotated in a magnetic field। डाइपोल का मतलब मैग्नेटिक डाइपोल की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें एनर्जी की, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती थी, पोटेंशियल एनर्जी होती थी। पोटेंशियल एनर्जी हमने दो तरह से पढ़ी, एक कॉन्फ़िगरेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक पोजिशनल पोटेंशियल एनर्जी। कॉन्फ़िगरेशनल क्या थी कि अगर रबड़ है तो हम उसको स्ट्रेच कर दें, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया हमने, और उसमें जो एनर्जी स्टोर हुई स्ट्रेच करने पे, वो क्या है उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मींस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई चेंज करने की वजह से, ठीक है। एक था जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये इसके पास फिलहाल क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। किस वजह से है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ये किसी पोजीशन पे है, इस वजह से इसमें क्या है, अगर ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए तो इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, मींस इसकी अर्थ के रेस्पेक्ट में पोजीशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। तो ऐसे ही जो डाइपोल है वो किस पोजीशन पे है, कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड में, कितने एंगल पे है, तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, या फिर हम कहें कि हमने यहां से एक एंगल θ1 से θ2 तक उसको रोटेट करवा दिया। क्लियर।
तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई या कितना चेंज आ गया वो हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर क्या है, हाँ बात ये है कि हम इसके कुछ रिजल्ट्स ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। तो वो क्या होंगे, मान लीजिए हमारे पास यही एक इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट, और एक मैग्नेटिक डाइपोल को इस तरह से रखा हुआ है, नॉर्थ साउथ। इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, ये हम जानते हैं, पहले बना चुके, ज़्यादा इसका कोई डिस्कशन नहीं, ठीक है। F इज इक्वल टू फोर्स, इस पे कुछ ना कुछ तो लगेगा, F लगेगा, इस पे क्या लगेगा, F लगेगा, ठीक है। अब ये जो करंट सिचुएशन है वो थीटा है, क्या है कि एंगल B और M के बीच जो एंगल है वो क्या है, थीटा है, ओके। तो इस सिचुएशन में क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी इसके पास, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर थोड़ा पढ़ा होगा कभी 9th क्लास के उसमें चैप्टर में, तो पोटेंशियल एनर्जी कभी नहीं होती, क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है किसी के रिस्पेक्ट में। अगर हमें किसी जगह पे एब्सोल्यूट डिफाइन करते भी हैं तो हम एक रेफरेंस पे जीरो मानते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक सिचुएशन और बना रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है ऐसे, ये एक डाइपोल है, ठीक है, वही नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एंगल यहां पे θ1 बन रहा है, कितना, θ1। अब क्या है ये सिचुएशन, हम पढ़ चुके कि ये डाइपोल जो है, जिसका डाइपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ इधर है, ये वाला फील्ड इसको ऐसे करना चाह रहा है, इस पे टॉर्क लगा रहा है और इसको अपने अलोंग अलाइन करना चाहता है, राइट। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम इसको ऐसे रोटेट करवा रहे अगेंस्ट द टॉर्क। टॉर्क इस पे इधर लग रहा है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं इसके कि अगेंस्ट द टॉर्क हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करवाते हैं। अगर हम अगेंस्ट द टॉर्क इसको रोटेट करवाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंज आएगा। फिलहाल कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है, और इसकी दूसरी जो पोजीशन बन जाएगी वो मान लीजिए ये वाली बन गई, हम 90 नहीं कहेंगे इसको अभी, ये मान लीजिए कि इसमें फिलहाल ये सिचुएशन बन गई, θ2 बना दिया हमने, मतलब इसको यहां से रोटेट करके यहां ले आए हैं, क्लियर। तो जैसे इसमें होता है ना, कोई भी बॉडी है उसको इसमें पूछे कोई यहाँ पे कितनी एनर्जी स्टोर, इस समय कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम कहते हैं कि अर्थ सरफेस से यहाँ तक उठा के लाने में जितना वर्क डन किया अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कब इतनी है इसमें, जब हमने अर्थ पे क्या मानी, जीरो माना, ओके, mgh, तभी इसमें mgh होती है, हम अर्थ पे क्या मानते हैं, जीरो। तो इस सिचुएशन में हमने कहा कि वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड था, ये अगेंस्ट द टॉर्क था, θ1 से θ2 रोटेट करवाने में। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी in rotating the dipole from θ1 to θ2, and this is given by delta u is equal to mb cos θ1 minus cos θ2, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा u इज इक्वल टू एम बी कॉस θ2 माइनस बाहर आएगा, देखिए माइनस बाहर लेंगे तो ये अंदर हो जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1।
कहने का मतलब ये है कि ये जो सिचुएशन है ये डेल्टा यू कुछ ऐसी होगी कि माइनस एम बी कॉस थीटा टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस यू फाइनल लिख देता हूं मैं इसको, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। देखिए ये डेल्टा यू क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता था कि W वर्क पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ W। तो ये जो डेल्टा यू है वो क्या है, ये वो वर्क डन है जो हमने थीटा 1 से थीटा 2 करने में किया। डेल्टा यू क्या है, वो वर्क डन है जो हमने थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करने में किया। क्लियर। तो थीटा 1 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एम बी कॉस थीटा 1, और थीटा 2 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एम बी कॉस थीटा 2। इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, और ये वाला माइनस ये रहा, इधर माइनस लगा दो, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये है पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। समझ में आई बात। थीटा 1 से थीटा 2 तक उसको रोटेट करने में हम चाहते थे कि थीटा पे पोटेंशियल एनर्जी निकालें। एक्चुअल में ये तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज आ रहा है ना हमारे पास, और हम चाहते थे क्या कि पोटेंशियल एनर्जी थीटा पे क्या है। तो हमने अभी ये बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट नहीं है, देयर इज ऑलवेज ए पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। बट अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते भी हैं कहीं पे, तो हम किसी रेफरेंस पे क्या मानते हैं, जीरो। तो हम क्या करेंगे, हेयर वी कंसीडर एट थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा is equal to 90 means theta 1 90, the potential energy is 0। थीटा 1 को क्या माना, 90, और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानेंगे, 0, एंड थीटा 2 विल बी थीटा, एंड थीटा 2 विल बी थीटा। कुछ बात समझ में आई क्या, कि हम थीटा 1 को 90 मानते हैं, और 90 पे पोटेंशियल मतलब इनिशियली थीटा 1 को 90 क्यों माना, क्योंकि इनिशियली हम कहां से स्टार्ट हुए वहां क्या मान लेंगे, हम 0 मान लेंगे। उसके बाद कहा कि थीटा 1 को 90 मानिए, और 90 को देखो थीटा 1 यहां से स्टार्ट हुई, यहां 0 नहीं मानेंगे। थीटा 1 का मतलब ये नहीं है, थीटा 1 का मतलब यहां पे है कि हम स्टार्ट कहां से हुए। ठीक है, तो हमने माना कि हम 90 से स्टार्ट होते हैं, और 90 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मानेंगे, हम 0, और उसी के रिस्पेक्ट में फिर हम डिफाइन करेंगे बाकी पोटेंशियल एनर्जी। तो थीटा 2 को क्या मान लो, थीटा मान लो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसको u ही कह देता हूं अब मैं, और वो आएगा माइनस एम बी, क्योंकि अंदर जो है ना cos थीटा 2 तो cos थीटा हो गया, और माइनस cos 90, cos 90 क्या होता है, 0। तो फाइनली हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है माइनस एम बी कॉस ऑफ थीटा, सॉरी साइन कॉस ऑफ थीटा। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है किसकी, एक मैग्नेटिक डाइपोल की, जो थीटा एंगल पे रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इसको मैं थोड़ा सा और एक वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं। देखिए याद है, ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्या बोलते थे उसको, डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी, ए कॉस थीटा। ये भी वेक्टर फॉर्म ही है, ये वेक्टर फॉर्म में जरूरी नहीं है कि इसका भी वेक्टर आना जरूरी है एक तरह से। तो u इज इक्वल टू आ जाएगा
एम डॉट बी और साथ में माइनस एम डॉट बी क्या होगा, एम बी कॉस ऑफ थीटा, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर आता था, तो एनर्जी क्या होती है हमारे पास, स्केलर ही होती है। ठीक है, तो ये क्या हमने कर लिया कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए, और ये वाला जो फॉर्मूला हमारे पास है इसको ध्यान रखना, ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जनरल फॉर्मूला, किसी एंगल से कितने एंगल तक चले गए तो कितना चेंज आया एनर्जी में। तो हमने क्या कहा कि हम तो पोटेंशियल एनर्जी को एब्सोल्युटली डिफाइन करना चाहते हैं किसी एंगल पे, तो कहा कंसीडर कर लेते हैं थीटा 90 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, ये हमने कंसीडर कर लिया और उसी के बेस पे हमने इसको डिफाइन कर दिया फिर कि थीटा एंगल पे कितनी होगी, माइनस एम डॉट बी। कब, जब 90 पे हम 0 मान रहे हैं तब। क्लियर बात। चलिए इसमें हम और देखते हैं थोड़ा सा आगे, ये क्लियर है। अब हम देखते हैं इसको थोड़ा सा कि हमने कुछ केसेस अलग अलग देखेंगे, ऐसे उसको स्पेशल केस ही डाल लेते हैं, स्पेशल केसेस। इसमें पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, पहला क्वेश्चन होगा कि फाइंड आउट द वर्क डन एक क्वेश्चन ये होता है, फाइंड आउट द work done in making a magnetic dipole from stable to unstable position या इक्विलिब्रियम। किसी डाइपोल को हमने स्टेबल से क्या करना है, अनस्टेबल करना है, तो पूछ रहा है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास, ये जो डेल्टा यू आया था वही तो वर्क डन था ना हमारे पास। तो देखिए एज फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, देखा स्टेबल से अनस्टेबल करना है ना, किसी डाइपोल जो कि स्टेबल है आराम से, हम उसको अनस्टेबल करना चाहते हैं, बट वो स्टेबल है इक्विलिब्रियम में, हम उसको अनस्टेबल भी इक्विलिब्रियम में ले जा करना चाहते हैं। मीन्स इक्विलिब्रियम में वो पहले है, इक्विलिब्रियम में बाद में, बट पहले वाला स्टेबल है, दूसरे वाला अनस्टेबल। तो हमें पता है कि फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इज 0, अभी तो हम पढ़ रहे थे यही चीज, स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इज 0 एंड for unstable equilibrium theta is 180। मीन्स इनिशियल ये है और फाइनल ये है, हम उसको थीटा 1 से थीटा 2 पे ले जाना चाहते हैं, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम उसको ये करते हैं, देखिए ये जो डेल्टा यू हमारे पास था वो क्या था, माइनस एम बी बी कॉस थीटा 2 कॉस 180 माइनस कॉस थीटा 1 कॉस 0, ये था ना कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। देखिए अपनी नोटबुक में आपने नोट किया होगा कि कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, साथ में बाहर माइनस एम बी, फिर माइनस एम बी एंड कॉस 180 क्या होता है, -1। ठीक है, और कॉस 0 क्या होता है, 1। तो ये क्या आ गया, माइनस माइनस क्या आ गया, 2 MB। इतना वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और है, ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसको तो हम कैसे लिखते थे एक्चुअली, U फाइनल माइनस U इनिशियल है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा और आपके लिए इसको एक्सटेंड करता हूं ताकि चीज समझ में आए, क्योंकि हमारे पास
इसके ऑप्शंस जो मिलेंगे क्वेश्चन में उसमें माइनस भी हो सकता है। तो देखिए हमें पता है कि डेल्टा यू मीन्स यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू होता है माइनस डब्ल्यू। पोटेंशियल एनर्जी का जब भी चेंज आएगा और वर्क डन की मतलब हमें कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है वो इस तरह इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलता है। ओके, तो हमारे पास ये डेल्टा यू एक तरह से इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा यू। अब डेल्टा यू क्या आया हमारे पास 2mb आया ना, और साथ में क्या माइनस 2mb इसका एग्जैक्ट आंसर है। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन ये चीज शो कर रहा है कि ये जो वर्क डन है ना ये अगेंस्ट द टॉर्क था, वो स्टेबल था, हम उसको जबरदस्ती अनस्टेबल किया, मतलब हमने जो फेवरेबल था उसको अनफेवरेबल कर दिया, हम उसको बाय एन एक्सटर्नल फोर्स जो कि टॉर्क में कन्वर्ट बाय एक्सटर्नल टॉर्क हम उसको वहां पे लेके गए। तो हम यहां लिखेंगे कि दिस नेगेटिव साइन शोज दैट नेगेटिव साइन shows that this is the work done against the torque. This is the work done against the torque. जो टॉर्क उस पर लग रहा है उसके अगेंस्ट हमने वर्क किया है, इसलिए वर्क डन क्या आया नेगेटिव आया है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि स्टेबल से अनस्टेबल करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, और अगर उल्टा पूछ ले तो क्या करेंगे, अगर वो कह दे, इसी क्वेश्चन को मैं इन शॉर्ट करता हूं कि इन डूइंग अनस्टेबल टू स्टेबल, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना सा करना है कि जो वो अनस्टेबल है ना, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क जीरो, कहीं नहीं हिलेगा, हम उसको जरा सा हिला देंगे, थोड़ा सा उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देंगे, उसको रोटेट कर देंगे बिल्कुल जरा सा, उसके बाद क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप वर्क डन करता हुआ उसको स्टेबल कर देगा। तो ऐसे सिचुएशन में θ1 क्या होगा बताइए, θ1 इनिशियल मतलब 180, अनस्टेबल था ना इनिशियल, θ2 θ1 का मतलब यहाँ इनिशियल है, θ2 मतलब फाइनल जीरो पे चला जाएगा वो। तो ऐसे में हमारे पास डेल्टा यू क्या आएगा देखिए माइनस एम बी और cos θ2 माइनस cos θ1 होता है, मीन्स cos 0 माइनस cos 180। ओके, माइनस एम बी cos 0 1 माइनस cos 180 क्या होता है माइनस 1, तो इसको प्लस कर देगा तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या माइनस, सॉरी ये बी आएगा, पी लिखा जाता है, माइनस 2mb डेल्टा यू, और फिर डेल्टा यू क्या होता है माइनस डब्ल्यू। देखिए यहां से डेल्टा यू क्या होता है माइनस डब्ल्यू, तो माइनस डब्ल्यू इक्वल टू आ गया माइनस 2mb, ये माइनस को क्या कर देगा कैंसिल आउट, डब्ल्यू इज इक्वल टू आ गया 2mb। अब ये वर्क डन क्या है, ये वर्क डन पॉजिटिव आया है, क्यों, क्योंकि ये वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड है, ये वर्क डन है बाय द मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड खुद ही इसको मतलब जो ये क्या बोलते हैं डाइपोल जिस साइड रोटेट किया है फोर्स या सॉरी टॉर्क उस पे उसी साइड लग रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड था और ये क्या था हमारे पास डाइपोल। ओके, तो ये ऐसे रोटेट करके आया है तो टॉर्क भी तो ऐसे ही लग रहा था उस पे, तो ये इधर ही रोटेट करके आया और इधर ही टॉर्क लग रहा था, तो ये क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या था कि बार मैग्नेट और वी कैन से दैट मैग्नेटिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड।